राजीव की खून में लथपथ लाश जमीन पर पड़ी थी और वहीं पास ही विशाखा औंधे मुंह गिरी पड़ी थी। कांस्टेबल्स ने सबको दूर रहने की सख्त हिदायत देते हुए तुरंत ऑफिसर को कॉल कर दिया। कुछ ही देर में ऑफिसर अपनी टीम के साथ विला में पहुंच गया और रूम में जाते ही वो भी राजीव की लाश देखकर हैरत में पड़ गया। फिर विशाखा की नब्ज चेक की, वो जिंदा थी, बस उसकी नब्ज धीमी चल रही थी। ऑफिसर ने विशाखा को होश में लाने के लिए उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। विशाखा थोड़ी सी कुनमुनाई, फिर कराहते हुए बोली, राजीव राजीव। ऑफिसर ने उससे पूछा, विशाखा जी, राजीव जी को किसने मारा है और आप बेहोश कैसे हो गईं? क्या कातिल को देखा आपने? विशाखा अचानक ही बिलक पड़ी, फिर किसी तरह बोली, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं रूम में ही बने बालकनी में जाकर चहलकदमी करने लगी। तभी मुझे लगा कि रूम से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। मैंने सोचा कि शायद राजीव मुझे पुकार रहे हैं। मैं बालकनी के अंदर आई तो देखा कि राजीव खून में लथपथ नीचे पड़े हैं। मैं तो तभी चीख मारकर बेहोश हो गई। तो क्या कातिल को आपने देखा नहीं? ऑफिसर ने पूछा। नहीं ऑफिसर, मैं तो जब रूम में आई तो यहाँ कोई दूसरा नहीं था, विशाखा ने रोते रोते कहा। ऑफिसर दरवाजे का लॉक देखते हुए बोला, लगता है कातिल कत्ल करके दरवाजे से ही बाहर भाग गया और जब उसने खींचकर दरवाजा बाहर से बंद किया होगा तो वो ऑटोमेटिक लॉक हो गया। फिर अचानक मनोज की ओर देखकर पूछा, जब आप लोग यहाँ आए तो क्या आप में से किसी ने उसे भागते देखा था? मनोज ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं सर, जब हम यहाँ पर आए तब कोई भी नहीं दिखा हमें। ओके, ऑफिसर आंखें सिकोड़ते हुए बोला, लगता है अपराधी बड़ा ही शातिर है। तभी राजीव की बॉडी की जांच करते हुए पुलिसकर्मी चिल्लाया, देखिए सर, इनकी पॉकेट में क्या मिला? सबके सब एकदम से पुलिसकर्मी की ओर देखने लगे। पुलिसकर्मी के हाथ में वान्या का वही ब्रेसलेट था जो किसी ने उससे लूट लिया था। ओफो, तो क्या राजीव ने लिया था वो ब्रेसलेट? तो उसे पॉकेट में रखे हुए क्यों घूम रहा था? और उसका कत्ल किसने और क्यों कर दिया? वान्या का ब्रेसलेट राजीव के पॉकेट में कैसे? ये सवाल अभी सबके दिल में उभर ही रहा था कि भावेश तीखे स्वर में बोला, देखा, मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि वान्या के ब्रेसलेट पर बुआ और फूफा जी की नज़र गड़ी है और शायद ब्रेसलेट के सिलसिले में ही राजीव फूफा जी अचानक से विला से बाहर चले गए थे और फिर देर रात गए वापस लौटे थे। ओह, अब तो राजीव पर दोष मरना बंद करो प्लीज़। विशाखा चीख पड़ी, राजीव भला क्यों लूटेंगे वान्या से ब्रेसलेट? वो क्या कोई चोर लुटेरे थे? तो क्या ये ब्रेसलेट खुद ब खुद उनकी पॉकेट में चला गया? गौतम ने व्यंग्य से कहा, अभी आपके ही तो सामने फूफा जी की पॉकेट से लॉकेट निकाला है पुलिस ने। तभी अचानक ही रूपेश की बीवी अंजलि ने विशाखा के करीब जाकर कहा, कहीं ऐसा तो नहीं बुआ जी कि आप दोनों में ही कुछ झगड़ा फसाद हो गया हो ब्रेसलेट को लेकर और आपके हाथों ही? वो बात अधूरी छोड़कर विशाखा को घूरने लगी। विशाखा कुछ बोलती कि ऑफिसर ने जोर से क्लैप करते हुए कहा, गुड, वेरी गुड, आप सब तो माहिर जासूस लग रहे हो। तो फिर लगता है कि हमारी कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ आपस में डिस्कशन करके ही आप लोग आसानी से सारा मामला सॉल्व कर लेंगे। ऑफिसर की कठोर भाव भंगिमा देखकर ही सबके सब एकदम से सन्न रह गए, फिर चुपचाप नजरें नीची करके खड़े हो गए। बस विशाखा ही थी जो राजीव के गम में बिलक रही थी। हेमलता और राय साहब उसे सांत्वना तो दे रहे थे पर उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि उन दोनों को ही जबरदस्त सदमा लगा है। मित्तल विला में हो रहे लगातार हादसों ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था। पहले ब्रेसलेट की लूट, फिर विशाल का अपहरण और अब तो सीधे कत्ल। ऑफिसर ने राजीव की बॉडी का पंचनामा करके बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई। फिर मनोज की ओर से मुताबिक होते हुए कहा, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप में से सबसे पहले चीख किसने सुनी? क्या आप लोगों को अपने रूम तक सुनाई दी थी चीख? क्योंकि विशाखा जी का रूम तो एकदम कॉर्नर पर है। सरिता ने धीमे से कहना शुरू किया, सॉरी सर, वो वान्या और मेरा ख्याल था कि विशाल को विला में ही कहीं रखा होगा किडनैपर ने, इसलिए मैं और वान्या टॉप फ्लोर पर खोज रहे थे और मनोज नीचे के पोर्शन में तलाश कर रहे थे। तभी मुझे और वान्या को कुछ आवाज़ सी आई नीचे के फ्लोर से और हम भागते हुए वहाँ पर गए तो पता चला कि रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद है। हमारे बार बार खटखटाने पर भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो राय साहब को इन्फॉर्म कर दिया हमने और फिर पुलिस ने ही आकर ये दरवाज़ा खोला। ओह, मतलब आप में से किसी ने भी इस रूम से निकलकर भागते हुए किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को नहीं देखा? ऑफिसर ने सोचते हुए पूछा। जी बिल्कुल नहीं। गौतम और भावेश दोनों ही एक साथ बोल पड़े। इसलिए तो हमें भी शक हो रहा है अब कि जरूर विशाखा बुआ हमसे कुछ तो छिपा रही हैं। विशाखा रोते हुए बोली, ये सोच भी कैसे सकते हो तुम लोग? राजीव को मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी। मेरे पति थे वो। क्या एक ब्रेसलेट की वजह से मैं उनकी जान ले लूंगी? ओह, मीन्स कोई बड़ी वजह होगी शायद जान लेने के पीछे। कहीं वो वजह विशाल तो नहीं बुआ जी? रूपेश ने बड़े ही रहस्यमय अंदाज में कहा। विशाल? क्या कह रहे हो रूपेश? मनोज व्याकुलता से चिल्ला पड़ा।
क्या सच में विशाखा बुआ आप जानती हैं विशाल के बारे में? प्लीज हम पर भी रहम कीजिए और कुछ मत छिपाइए विशाल के बारे में। तभी ऑफिसर ने फिर कड़क लहजे में वार्निंग दी, आप लोग आखिर समझते क्यों नहीं कि यूँ बेकार सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने से कुछ हासिल नहीं होगा। हमें कृपया करके अपने तरीके से सही दिशा में इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, क्योंकि ये केस अब न केवल किडनैप बल्कि मर्डर से भी जुड़ गया है। और वो लूट? अंजलि बोली। ब्रेसलेट की लूट भी तो हुई है ना ऑफिसर। ओह शुक्रिया आपका याद दिलाने के लिए, ऑफिसर ने नाटकीय अंदाज में कहा। राय साहब ने हाथ जोड़कर बड़ी ही गंभीरता से कहा, देखिए सर, हम सब आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विशाल को ढूंढ निकालिए और राजीव के कातिल का पता भी जल्द से जल्द लगाइए। ये सब घटनाओं की वजह से मैं बहुत ज्यादा व्यथित हूँ। मेरे निमंत्रण पर आए मेरे रिश्तेदारों के साथ लगातार हो रही ये आपराधिक घटनाएं मेरे कुल गौरव पर धब्बा हैं। ऑफिसर ने आश्वस्त करते हुए कहा, आप चिंता न कीजिए, अपराधी तो किसी भी हाल में नहीं बचेगा। हम उसे पकड़कर ही रहेंगे। वो अपने को बहुत ज्यादा चालाक समझ रहा है, पर उसकी यही चालाकी उसे पकड़वाएगी, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में वो जरूर कोई ना कोई गलती तो करेगा ही। अब आप सब इस रूम से बाहर जाइए, हमें इस रूम की पूरी तरह से छानबीन करनी है। तब तक आप हॉल में बैठिए और कोई भी विला से बाहर नहीं जाएगा मेरे नीचे आने तक। अंडरस्टैंड? ओके सर, राय साहब ने कहा और फिर सभी रिश्तेदारों को लेकर नीचे हॉल की ओर वे चल पड़े। हॉल में पहुंचते ही विशाखा फिर से रोने लगी। अब तो लग रहा है कि यहाँ आना ही नहीं चाहिए था हमें, ना हम यहाँ आते और ना ही राजीव यूं मुझे छोड़कर चले जाते। हेमलता उसके करीब बैठकर सांत्वना देते हुए बोली, अब नियति को तो बदला नहीं जा सकता, अब तुम अपने को संभालो, पुलिस जरूर कातिल को पकड़कर रहेगी। विशाखा सुबकते हुए आंसू पोंछती रही। तभी ऑफिसर नीचे हॉल में आया और अपने हाथ में पकड़ा मोबाइल विशाखा को दिखाते हुए पूछा, ये मोबाइल क्या राजीव जी का था? जी सर, विशाखा ने सुबकते हुए हामी भरी। ओह, ऑफिसर ने गंभीरता से कहा, इस मोबाइल में विशाल की कई पिक्स हैं, क्या बता सकती हैं कि इसके पीछे की खास वजह? अब इसके पीछे भला क्या वजह होगी? विशाखा थोड़े तैश में बोली, अरे विशाल को हम सबने पहली ही बार देखा था, इसलिए राजीव ने उसकी तस्वीरें खींची होंगी। हाउ स्ट्रेंज, ऑफिसर ने हैरत से कहा। विशाल कोई बच्चा तो था नहीं छोटा सा, वो 17 साल का था। तो क्या इतने बरसों में कभी नहीं मिले आप विशाल से? मैं ही क्या, हम में से कोई भी शख्स मनोज से वर्षों से नहीं मिला था। मनोज कॉलेज में था, तभी उसके पेरेंट्स नैरोबी में शिफ्ट हो गए थे। वही मनोज की शादी हुई, बच्चे हुए, हमें सिर्फ खबर ही मिलती रही सब, पर प्रत्यक्ष हमने राय साहब के यहाँ आने पर ही देखा मनोज के परिवार को। सच में बहुत ही अचरज है कि रिश्तेदार होकर भी आप लोग इतने बरस नहीं मिले थे, ऑफिसर ने सोचते हुए कहा। खैर, अब ये मोबाइल अभी अपने पास रख रहा हूँ, क्योंकि हमें इस मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड और इसमें मौजूद डेटा की जांच करनी होगी। ओके सर, आप जैसा ठीक समझें, विशाखा धीरे से बोली। तभी मनोज खड़ा होता हुआ बोला, सर, मेरे विशाल का कुछ पता चला आपको? क्या कोई भी सुराग अब तक नहीं मिल पाया है किडनैपर का? ऑफिसर ने सीधे देखते हुए कहा। विशाल की मोबाइल लोकेशन के हिसाब से तो वो विला से बाहर गया ही नहीं है, उसके कॉल रिकॉर्ड में भी कुछ संदिग्ध नहीं है, तो इसका सीधा सा अर्थ यही हुआ ना कि विशाल इसी विला में है। सरिता तुरंत बोल पड़ी। ऑफिसर ने आंखों को सिकोड़ते हुए कहा, बिल्कुल सही, हमें भी अब यकीन हो चला है कि विशाल इसी विला में है, क्योंकि अगर वो बाहर गया रहता तो जरूर सीसीटीवी से कुछ तो पता चल ही जाता और उसका मोबाइल भी यहीं विला में ही मिला। पर अगर विशाल इसी विला में है तो है कहाँ? मनोज जोर देते हुए बोला। अब तक तो इस विला को ऊपर से नीचे तक कितनी ही बार हम देख चुके हैं। देखिए मनोज जी, ऑफिसर ने शांत स्वर में कहा, देखने में भी फर्क होता है। कई बार हमारे हाथ से कोई छोटी चीज जब नीचे फर्श पर गिर जाती है तो हमारे कितने ढूंढने पर भी नहीं मिलती है, जबकि हमें पता होता है कि वो इसी रूम में हमारे पास ही गिरी थी और बाद में अचानक ही वो चीज एकदम से नजर आ जाती है। बस ऐसा ही कुछ पुलिस के साथ भी होता है, बट पुलिस को धोखा ज्यादा समय तक नहीं दिया जा सकता, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि हम जल्द ही विशाल तक पहुंच जाएंगे। और सर, वो कातिल? विशाखा बोली, राजीव के कातिल का क्या? ये दोनों घटनाएं ही नहीं बल्कि ब्रेसलेट की लूटने वाली घटना भी एक ही कड़ी में बंधी है, ऑफिसर ने कहा। मीन्स ये है कि सब घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। कोई भी एक घटना के सिरे तक यदि हम पहुंच जाएं तो फिर सारी घटनाओं का खुलासा होते देर नहीं लगेगी। हाँ राय साहब, मुझे इस विला का ब्लूप्रिंट भी चाहिए, होगा ना आपके पास वो? राय साहब ने सोचते हुए कहा, जी मेरे मैनेजर के पास होगा वो, मैं अभी मैसेज कर देता हूँ उसे ब्लूप्रिंट लाने के लिए। ऑफिसर ने मुस्कुराकर थैंक यू कहा, फिर अचानक ही वान्या से कहा, वान्या मेरे साथ जरा स्टडी रूम में चलो, मैं तुम्हारे मुंह से उस घटना का एक एक शब्द सुनना चाहता हूँ। राय साहब ने थोड़ी नाखुशी से कहा, बट वान्या से आप सबके सामने भी तो बात कर सकते हैं, अकेले में ले जाकर पूछने से हो सकता है कि वान्या बिटिया घबरा जाए। ऑफिसर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, डोंट वरी, मुझे नहीं लगता कि वान्या कोई कमज़ोर दिल वाली लड़की है। अगर कमज़ोर होती तो वो अपनी मॉम के साथ रात को विशाल की तलाश में रूम से ही नहीं निकलती। क्यों वान्या, ठीक कहा ना मैंने?
यस सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अकेले में बात करने से, वान्या बोली। मैं तो खुद चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी अपराधी को पकड़ लें। उसके लिए आप जो जानना चाहें वो मुझसे पूछ सकते हैं। गुड, ऑफिसर ने खड़े होते हुए कहा। तो चलो फिर स्टडी रूम में। जल्दी ही वान्या और ऑफिसर स्टडी रूम में चले गए। हॉल में मौजूद सब रिश्तेदार बेचैनी से राह देखने लगे उनके बाहर आने की। सबको लग रहा था कि पता नहीं क्या खुलासा होगा वान्या के गुपचुप बयान से। कौन होगा आखिर अपराधी? ब्लूप्रिंट से क्या कोई क्लू मिल पाएगा ऑफिसर को? विशाल का किडनैप और राजीव का मर्डर, ये दोनों आपस में क्या सच में जुड़े हुए हैं? ऑफिसर और वान्या के स्टडी रूम में जाते ही हॉल में एकदम से सन्नाटा छा गया। सब रिश्तेदार एक दूसरे को यूं खामोश नज़रों से घूरने लगे मानो उनके मन के भाव पढ़ना चाह रहे हों। विशाखा की आंखों में भी अब आंसू की जगह कई सवाल तैर रहे थे। तभी हेमलता ने शांत किंतु ठंडे लहजे में कहा, अभी यहाँ केवल हम सब ही हैं, पुलिस नहीं है। इसलिए अभी वक्त है कि अगर इन सब घटनाओं से तुम में से किसी एक का जरा भी संबंध है तो प्लीज बता दो। अंजलि शुद्ध स्वर में बोली, आंटी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हम तो यहाँ आप लोगों के इनविटेशन पर आए थे, सभी रिश्तेदारों से मिलने जुलने के लिए, ना कि किडनैपिंग और मर्डर करने। मनोज भी रुखाई से बोल पड़ा, सच में अब तो लग रहा है कि अपने बच्चों को यहाँ लाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। विशाल तो बिल्कुल आना ही नहीं चाह रहा था, पर मैंने ही मजबूर किया उसे आने के लिए। अब तो बस यही प्रार्थना है कि विशाल जल्दी से जल्दी मिल जाए और हम तुरंत ही नैरोबी के लिए रवाना हो जाएं। सरिता भी गमगीन लहजे में बोली, मुझे तो वान्या के ब्रेसलेट लूटने वाली घटना से ही सतर्क हो जाना चाहिए था, और पता नहीं विशाल को भी क्यों भेज दिया नीचे टहलने के लिए। अब राय साहब ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, दरअसल ये सब घटनाएं जायदाद से ही जुड़ी लग रही हैं। मैंने सोचा था कि विशाल को जायदाद में हिस्सेदारी देकर मैं अपने बड़े भैया के प्रति कर्तव्यों की पूर्ति कर लूंगा, क्योंकि मनोज के लिए मैं कभी कुछ न कर सका, जबकि वो मेरे सगे बड़े भाई का ही बेटा है। इसलिए विशाल को 25% का हिस्सेदार बनाया था। अब लग रहा है कि काश ये बात मैं गुप्त ही रखता। गौतम बोल पड़ा, तो क्या आपको लगता है कि विशाल को हिस्सेदारी देने से हम सब उसके दुश्मन बन गए हैं? पर सोचिए कि विशाल को नुकसान पहुंचाकर भला हमें क्या मिलने वाला है? पूरी जायदाद तो दिलीप को ही मिलती। मतलब? हेमलता का स्वर तीखा हो गया। तुम ये कहना चाहते हो कि दिलीप ने विशाल का किडनैप किया है? भावेश धीमी आवाज़ में बोला, किडनैप की बात तो आप ही कर रही हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि विशाल को कुछ हो गया तो पूरी जायदाद दिलीप को मिलेगी। हमें तो कोई लाभ मिलने नहीं वाला था, तो क्यों हम व्यर्थ में विशाल का अहित सोचेंगे? तभी राय साहब का मैनेजर ब्लूप्रिंट लेकर आया और राय साहब को देते हुए बोला, लीजिए सर। पर अभी ब्लूप्रिंट की क्या जरूरत पड़ गई? कोई खास वजह? अब खास है या आम? राय साहब बेजारी से बोले। ऑफिसर ने बुलवाया था ब्लूप्रिंट, वही जाने की वजह क्या है। तभी स्टडी रूम से बाहर आते वान्या और ऑफिसर पर नज़र पड़ते ही सब एकदम उत्सुकता और बेसब्री से उनकी ओर देखने लगे। वान्या की आंखें लाल और सूजी हुई सी लग रही थीं। लगता था कि वो अंदर बहुत रो रही थी। सरिता ने दौड़कर उसे गले लगा लिया और बोली, ठीक तो हो ना बेटी, इतना क्यों रोई थी? ऑफिसर ने इत्मीनान से कहा, जब सच्चाई की आंच महसूस होती है तो अक्सर आंसू छलक ही जाते हैं। घबराए नहीं, वान्या बिल्कुल ठीक है। राय साहब ने अपने हाथ में पकड़ा ब्लूप्रिंट ऑफिसर की ओर बढ़ाते हुए कहा, आपने ब्लूप्रिंट मंगवाया था ना, ये लीजिए। ओह गुड, यही चाहिए था मुझे, ऑफिसर खुशी से बोला और सोफे पर बैठकर ध्यानपूर्वक ब्लूप्रिंट का निरीक्षण करने लगा और फिर अपनी पॉकेट से एक पेन निकाला और 2-3 जगह पर डॉट लगाते हुए बोला, माफ़ कीजिए, ब्लूप्रिंट पर डॉट लगा रहा हूँ, पर यह इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी है। राय साहब बस सिर हिलाकर रह गए। सभी खामोशी से बैठे बैठे ऑफिसर की ओर देख रहे थे जो ब्लूप्रिंट पर नजरें जमाए हुए था। अचानक ऑफिसर ने अपना मोबाइल निकाला और अपनी टीम को हॉल में बुलाया। टीम के आते ही ऑफिसर ने उन सबके करीब जाकर ब्लूप्रिंट दिखाया और धीमी आवाज में कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए। तुरंत ही पूरी पुलिस टीम अपने काम में लग गई और ऑफिसर की बताई जगहों पर सर्च करने लगी। ऑफिसर ने अब सभी रिश्तेदारों की ओर मुखातिब होते हुए कहा, जब तक मैं वापस हॉल में नहीं आ जाता तब तक एक भी शख्स अपनी जगह से हिलेगा तक नहीं, और ना ही आपस में कोई भी कुछ भी डिस्कशन करेगा, ओके? और फिर हॉल का मेन डोर बंद करके वो भी अंदर की ओर चल पड़ा। अब तो हॉल में बैठे सभी रिश्तेदारों की धड़कनें बुरी तरह से बढ़ गईं। सबके सब बेचैनी के सागर में डूबते उतरते एक दूसरे को चुपचाप देखते बैठे थे। कोई 15 मिनट के बाद हॉल में ऑफिसर ने प्रवेश किया और फिर उसके पीछे पीछे 2 पुलिसकर्मी सहारा देते हुए ला रहे थे विशाल को। विशाल चिल्लाते हुए सरिता और मनोज दौड़ पड़े। बाकी रिश्तेदार भी हक्के बक्के होकर स्टैच्यू बने आंख फाड़े विशाल को देखने लगे। ऑफिसर ने सबको जैसे नॉर्मल करने के लिए जोर से ताली बजाई और सबकी आंखें अब ऑफिसर पर टिक गईं। ऑफिसर ने सबको रहस्यमय अंदाज में देखा, फिर बोलना शुरू किया, आप सबको विशाल को देखकर बड़ी हैरानी हो रही है, पर सरिता जी के यकीन पर यकीन करके ही मुझे ये कामयाबी मिली।
सरिता जी तो शुरू से ही लगातार कह रही थी कि विशाल इसी विला में ही कहीं है, और जांच से साफ हो गया कि विशाल किसी भी हालत में इस विला से बाहर जा ही नहीं सकता। और अगर ऐसा था तो फिर विशाल खोजबीन करने पर मिला क्यों नहीं? आप सबने और बाद में पुलिस ने भी छानबीन की थी, पर विशाल का कोई सुराग तक न मिला। तभी अचानक ही मुझे ध्यान आया कि जब आप सबने विशाल को खोजा था उस वक्त हर कमरे में गए थे, सिवाय एक उस कमरे के जिसमें वान्या गहरी नींद में सो रही थी। सबने सिर्फ दरवाजा खोलकर सरसरी नजर से कमरे को देखा और फिर वापस दूसरी ओर तलाशने चल पड़े। स्टडी रूम में जब मैंने वान्या से बात की तो उसने कबूल किया कि जब वो नींद में थी तब 2 लोग उसके कमरे में चुपके से आए थे और वान्या का बेड धीरे से सरका कर फिर कुछ देर के बाद उसे वापस उसकी जगह पर रख दिया था। क्यों वान्या, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? वान्या धीमे से बोली, यस सर, मैं नींद में थी, पर मुझे साफ साफ लग रहा था कि किसी ने मेरे बेड को सरकाया है, पर बाद में लगा कि हो सकता है कि वो मेरा वहम हो। ऑफिसर ने कहा, नहीं, वहम नहीं था वो। दरअसल जैसे ही विशाल अपने रूम से निकलकर नीचे हॉल में पहुंचा कि वहाँ पहले से मौजूद शख्स ने विशाल को भी क्लोरोफॉर्म से बेहोश किया और उसे लिए हुए वान्या जहाँ सो रही थी उस रूम में गया। वहाँ वान्या का बेड सरकाकर नीचे बने बेसमेंट में विशाल को छुपा दिया और फिर बेड वापस उसकी जगह पर रख दिया। बट सर, राय साहब ने बीच में ही कहा, बेड को बिना आवाज़ किए वान्या सहित सरकाना कोई एक इंसान के बस की बात तो नहीं हो सकती है, और वो बेड भी भारी लकड़ी का बना हुआ पुराने ज़माने का है। कैसे संभव हो सकता है ये? लेकिन राय साहब, ऑफिसर ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, मैंने ये कब कहा कि ये एक इंसान का काम है? ये तो 2 लोगों की वेल प्लान्ड प्लानिंग है। क्यों मैनेजर साहब? ये सुनते ही मैनेजर एकदम से अचकचाया। जी मैं क्या बता सकता हूँ? ऑफिसर ने खड़े होकर मैनेजर के करीब जाकर सीधे सख्त लहजे में पूछा। जी आपसे ही पूछ रहा हूँ ये, क्योंकि उन 2 शख्स में से एक आप ही तो थे। अब तो मैनेजर कांपने लगा, उसके माथे से पसीने की धार बहने लगी, गला सूख गया। लग रहा था कि बस अभी वो चक्कर खा के गिर पड़ेगा। तभी ऑफिसर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अरे आप तो पसीना पसीना हुए जा रहे हैं। अजीज साहब, आपने तो इतने बड़े बड़े कामों को अंजाम दिया है कि हम भी उलझ कर रह गए थे। राय साहब अब आवेश में बोले, ये आप क्या कह रहे हैं ऑफिसर? मैनेजर को भला क्या ज़रूरत पड़ गई ये सब करने की? लगता है आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी तो पहले थी राय साहब, ऑफिसर ने जोर देते हुए कहा। अब तो सारा मामला आईने की तरह साफ है। बताओ राय साहब को जल्दी से। ऑफिसर ने ये कहते ही जैसे ही मैनेजर की गर्दन पर दबाव बनाया, वो गिड़गिड़ाते हुए राय साहब के पैरों पर गिर पड़ा। मुझे माफ़ कर दीजिए राय साहब, मैं लालच में आ गया था। हाँ, गार्डन में वान्या को बेहोश करके उसका ब्रेसलेट मैंने ही लिया था और फिर झाड़ियों से छिपते हुए विला के अंदर पहुंच गया, और जब विशाल रात में नीचे हॉल में उतरकर आया तो मैंने ही उसको क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर दिया। लेकिन ऑफिसर ने तो अभी कहा था कि 2 लोग थे, तो तुम्हारा दूसरा साथी कौन है? राय साहब ने गुस्से से पूछा। मैनेजर ने लड़खड़ाते हुए कहा, नहीं, मेरा कोई साथी नहीं था, ये तो मैंने अकेले ही किया है सब। ओ रियली? ऑफिसर ने उसे घूरते हुए कहा, तो चलो ज़रा तुम्हारी ताकत का नमूना हमें भी दिखा दो। वान्या जिस पलंग पर सोई थी तुम उसे एक बार अकेले बिना आवाज़ के सरका कर बता दो। ये सुनते ही मैनेजर सिर नीचा किए इस तरह खड़ा हो गया कि मानो उसके पैर वहीं जम गए हों। ओहो, ये सब क्या ड्रामा चल रहा है? बेड सरकाना, बेहोश करना, हेमलता चिढ़ते हुए स्वर में बोली। जी बिल्कुल करेक्ट शब्द यूज़ किया है आपने, ऑफिसर ने मुस्कुराकर कहा। ड्रामा? सच में ड्रामा ही तो कर रही थी आप सबके सामने। क्या बकवास कर रहे हो ऑफिसर? राय साहब गरज उठे। अपनी औकात में रहकर बात करिए। किस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो ये पता भी है? श्योर, एकदम 100% पता है मुझे, ऑफिसर ने कड़े लहजे में कहा। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, हकीकत बयां कर रहा हूँ। तो क्या हेमलता आंटी? सरिता ने आश्चर्य से किसी तरह कहा। हाँ, हेमलता जी ही थी, ऑफिसर एक एक शब्द चबाते हुए बोला। इन सारी घटनाओं की मास्टरमाइंड थी हेमलता जी। हेमलता बुरी तरह चिल्लाते हुए बोली। ये झूठा आरोप मुझ पर लगाने से पहले 100 बार सोच लो, ऑफिसर ने भी सीधे कड़क लहजे में कहा। 100 बार सोचने की जरूरत तो आपको थी ये सब करने से पहले। भूलिए मत कि बेड और नीचे बेसमेंट में आपके फिंगरप्रिंट मौजूद हैं जो आसानी से सब कुछ प्रूफ कर देंगे, और ये आपका स्वामी भक्त मैनेजर पुलिस की 3rd डिग्री के आगे 5 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। तो भलाई इसी में है कि अब आप चुपचाप अपना अपराध कबूल कर लीजिए। क्यों व्यर्थ में समय बर्बाद करना चाह रही हैं? अब हॉल में मरघट
सी खामोशी फैल गई। सबकी सांस लेने की आवाज तक शोर सी लगने लगी। हेमलता कुड़ते हुए जलती निगाहों से राय साहब को देखती हुई बोली, हाँ मैंने ही ये सब प्लान किया, पर इसमें मेरी नहीं राय साहब की गलती है। जब से शादी करके इस विला में आई हूँ तब से इनकी दरिया दिली के नमूने देखती आ रही हूँ। अपने रिश्तेदारों और उसूलों की खातिर जाने कितने करोड़ स्वाहा कर दिए इन्होंने। बस कुल खानदान और रिश्तेदार, मैं तो जैसे बस विला की केयर टेकर बनकर रह रही थी। तभी अचानक मुझे इनके वसीयत का पता चला। बड़े भैया के प्रति आदर दिखाने इन्होंने अपनी जायदाद में से 25% विशाल को देने का फैसला कर लिया। दिलीप बेचारे को तो कुछ बोलते तक न बना, पर मैं अंदर तक सुलग उठी। मुझे तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं दे रहे थे ये वसीयत में। बस इसीलिए मैंने पहले तो सबके सामने वान्या को कीमती ब्रेसलेट भेंट दिया, फिर मैनेजर के थ्रू उसे वापस ले लिया। मैंने मैनेजर को उस रात अगला कदम उठाने के बारे में डिस्कस करने के लिए विला बुलाया था। राय साहब के सोने के बाद जैसे ही मैं हॉल में आई, मैंने विशाल को नीचे उतरते देखा। बस तुरंत मैनेजर को रुमाल दे दिया, क्लोरोफॉर्म वाला। वो चुप करके खड़ा हो गया और जैसे ही मैंने विशाल को बातों में उलझाया, मैनेजर ने पीछे से रुमाल सुंघाकर उसे बेहोश कर दिया। फिर हम उसे उठाकर वान्या जहां सो रही थी उस रूम में लेकर गए। मुझे पता था कि वान्या दवाइयों की वजह से गहरी नींद में है, इसलिए मैं निश्चिंत थी। हमने उसका बेड सरकाकर बेड के नीचे ज़मीन में बने बेसमेंट के अंदर विशाल को छुपा दिया। मुझे इस बेसमेंट के बारे में मैनेजर ने ही बताया था, उसे ब्लूप्रिंट से पता चला था इसके विषय में। पर ये सब किया क्यों तुमने? राय साहब दुखी स्वर में बोले। इसलिए कि विशाल की फिरौती के रूप में करोड़ों रुपए मनोज से हासिल कर सकूं। हेमलता ने जहरीले स्वर में कहा। मैं कामयाब भी हो जाती क्योंकि मुझे विश्वास था कि सरिता और मनोज अपने बेटे की खातिर पुलिस को कभी खबर नहीं करेंगे और आसानी से करोड़ों रुपए दे देंगे। पर वो कमबख्त सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और सारा खेल बिगाड़ दिया। पर राजीव, भला उसने क्या बिगाड़ा था जो उसे कत्ल करवा दिया? ऑफिसर ने सख्ती से पूछा। ओह, वो राजीव जरूरत से ज्यादा ही होशियार निकला। उसे पता नहीं कैसे मुझ पर शक हो गया। हेमलता ने मुंह बनाते हुए कहा। वो सीधे ब्लैकमेलिंग पर ही उतर आया था। अब मेरे पास फिर रास्ता ही क्या बचा था उसे मारने के सिवाय। इसलिए मैनेजर चुपके से जाकर विशाखा के रूम में छुप गया और जैसे ही रूम में उसे मौका मिला, वो राजीव को मारकर तुरंत निकल आया और दरवाजा बंद कर दिया। वहीं गैलरी में ही छुपा था वो। जब मनोज और सरिता वहां पहुंचे थे, सब कुछ एकदम अच्छे से चल रहा था। मैंने राय साहब को भी वकील से बात करते सुन लिया था फिरौती की रकम का इंतजाम करने के लिए। हमें जैसे ही फिरौती मिलती कि हम बेसमेंट में ही विशाल को खत्म कर ठिकाने लगा देते। पर ऑफिसर सर्द लहजे में बोला, पर आपकी बदकिस्मती से इन्वेस्टिगेशन का चार्ज मेरे पास था और जब मैंने वान्या से बात की तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये काम आपका ही हो सकता है, क्योंकि वान्या के रूम के पास ही आपका रूम था और राय साहब तो ऐसा कर नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने तो विशाल को हिस्सेदारी दी थी। फिर बच गई आप। तो बस मैंने पूरा हिसाब लगाकर मामला सुलझा दिया। बट आपको मैनेजर पर शक कैसे हुआ? विशाखा रुआंसे स्वर में बोली। ऑफिसर बोला, क्योंकि मैनेजर ही विला के हर रूम और हर रास्ते से वाकिफ था। मैनेजर के बारे में तो मुझे उन गुंडों से ही पता चल गया था जो फिरौती का पेपर गेट पर फेंककर भाग गए थे और उन्होंने ही राजीव पर भी हमला किया था ताकि राजीव को डराकर चुप कराया जा सके। पर जब वो नहीं माना तो उसे कत्ल करके उसकी पॉकेट में ब्रेसलेट डाल दिया मैनेजर ने, जिससे सबको लगे कि उसने ही ब्रेसलेट चुराया होगा। ओ गॉड, सबके चेहरे एकदम उतर गए। सब सोचने लगे कि क्या कोई उन पैसों के लिए इस कदर भी अंधा हो सकता है कि घर आए मेहमानों के खिलाफ ही जानलेवा साजिश करे। सबको हताश स्तब्ध छोड़कर पुलिस हेमलता और मैनेजर को गिरफ्तार करके ले गई। पीछे रह गए हतप्रभ रिश्तेदार और मित्तल विला। तो दोस्तों, ये कहानी की सीरीज आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आपको रहस्यमयी कहानियां सुनने का शौक है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।